गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे। आपको पाठ 21 में पढ़ना है बीमार का इलाज। कहानी का मेन इसको नाटक के तौर पर इसको दर्शाया गया है, लोगों को बताया गया है। तो क्या होता है, जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके जितने भी लोग होते हैं, दोस्त परिवार के लोग, सब कोई अपनी अपनी राय देने लगता है। इस डॉक्टर को बुला लो, तो मेरा एक पहचान वाला डॉक्टर है, उसको बुला लो, तो उस वैद्य को बुला लो, उस डॉक्टर को बुला लो। तो हर आदमी क्या करता है, अपनी अपनी राय देने लगता है। तो इसमें क्या होता है, सब कोई रुचि भी लेने लगते हैं कि हम आपके कितने नज़दीकी हैं, आपसे वो कितना लगाव है। तो क्या होता है इसमें, तो सभी लोग ये अपनी अपनी राय देने लगते हैं और सबको इंटरेस्ट लेने लगते हैं। फलतः अनेक विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। इस तरह क्या होता है, हर आदमी का इलाज की बात है, किसी का ज़िंदगी का सवाल है। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब आदमी की राय एक बननी चाहिए कि किस डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो हम लोग अलग अलग राय देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो हम किसके पास ले जाए डॉक्टर को, किसको दिखाएं? इस तरह बीमारी और भी बढ़ सकता है। तो इलाज के दौरान हम लोग का सब आदमी का मत एक बनना चाहिए और ठीक से सही ढंग से इलाज होना चाहिए। उसी को ऐसा घटना घटता है जिसको हम आज ये नाटक के माध्यम से इसको दर्शाया गया है, बताया गया है। तो हम इसको पढ़ेंगे तो उसके जानेंगे कि इलाज जब होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। इसमें है कि पात्र परिचय। एक क्रांति है जो चंद्रकांत नामक व्यक्ति का बड़ा पुत्र है, लगभग 21 से 22 वर्ष है। एक है विनोद जो क्रांति का समवयस्क मित्र है। एक है चंद्रकांत, आगरा का एक रईस जो अंग्रेजी सभ्यता और रहन सहन का प्रेमी है, उम्र है 65 साल। और सरस्वती है क्रांति की माँ, जो अपने पति से सर्वथा भिन्न, दुबली पतली पुराने विचारों की है। और शांति है जो क्रांति का छोटा भाई है। प्रतिमा है जो क्रांति की बहन है, एकदम मोटी, उम्र 24 बरस। और अन्य हैं, इसमें और भी पात्र हैं, तो डॉक्टर गुप्ता, नानक चंद्र, वैद्य हरिचंद्र, बूढ़ा नौकर सुखिया, पंडित, ओझा, पुजारी इत्यादि। इतने लोग इस जो नाटक जो बनाया गया, कहानी लिखा गया है उसके तौर पर, तो उसमें काफ़ी लोग पात्र हैं और उसको बताया गया है कि बीमार का इलाज हम कैसे करेंगे। लोग नाटक में क्या क्या रोल अदा कर रहे हैं, जिसको हम लोग जानेंगे। ये कहानी है आगरा में क्रांति के पिता मिस्टर चंद्रकांत की कोठी का एक कमरे की सजावट एक संपन्न परिवार के अनुरूप है। सोफा सेट, पलंग, कुर्सियाँ, तिरपाई इत्यादि सभी वस्तुएं मौजूद हैं, पर नौकर पर निर्भर रहने वाला तथा रूढ़िवादी गृह स्वामिनी के कारण स्वच्छता और सलीके का अभाव है। दरी पर बिछी हुई चादर काफ़ी मैली है। जिस समय का यह दृश्य दिखाया जा रहा है उस समय सवेरे के 8 बजे हैं। क्रांति का मित्र विनोद बिस्तर पर लेटा है। उसे अचानक रात में ज्वर हो गया। लगभग 104 डिग्री करीब काठी होने के कारण वो लापरवाह से कभी उठकर बैठ जाता और कभी उठकर टहलने लगता। वो अपने भीतर से विचार निकाल देना चाहता है कि उसे बुखार है, फिर भी ज्वर की तेजी उसे बेचैन कर देती है और वह लेट जाता है। कुछ देर बाद क्रांति नाइट ड्रेस में कंधे पर तौलिया डाले सीटी बजाता बाएं दरवाजे से कमरे में आता है। अब यहाँ से नाटक आपकी शुरू होती है। क्रांति: हेलो विनोद, यार तुम अभी तक चारपाई पर लेटे हो? 8 बज रहे हैं, क्या भूल गए आज गांव जाना है? मैं तो स्वयं देर से उठा, वरना मुझे अब तक तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने तो कुंभकर्ण को भी मात कर दिया यार। पास जाकर बोलता है, क्या बात है, खैरियत तो है? क्रांति जो अपने दोस्त को बोल रहा है काफ़ी देर तक सोया हुआ है। विनोद बोलता है, रात ना जाने क्यों बुखार हो गया। हाथ फैलाकर देखा उसको। क्रांति विनोद की देह छूकर कहता है, ओह, सारी देह अंगारे की तरह दहक रहा है, यानी कि पूरा देह जल रहा है, तुमको काफ़ी बुखार है। विनोद, कमबख्त, बुखार कैसे बेमौके आ धमका? क्रांति, यार इस बुखार ने तो सारा मजाक किरकिरा कर दिया। इलाहाबाद से मैं तुम्हें अपने आगरा से छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ आगरा लाया था। सोचा था कि कुछ दिन यहाँ घर में मौज मस्ती करेंगे और फिर गांव की खूब सैर करेंगे। विनोद, मालूम होता है कि मेरे भाग में तुम्हारे गांव की सैर नहीं लिखी है, ये छुट्टियां बेकार हो गई। क्रांति, गांव का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है, इस दिशा में तुम्हारा गांव जाना असंभव है। सोचता हूँ कि मैं भी ना जाऊँ, पर जाए बिना काम भी तो नहीं चलेगा। कहो तो मैं अकेला ही हो आऊँ, इफ़ यू डोंट माइंड।
विनोद बोलता है नहीं नहीं तुम हो जाओ, उन्होंने आग्रह करके बुलाया है, हो आओ, मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। क्रांति, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी, डॉक्टर आ जाएगा, यहाँ मेरे पिताजी सभी तो हैं, मैं शाम को ही लौटने का यत्न करूंगा। विनोद, नहीं नहीं मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा, जाओ। क्रांति के पिता चंद्रकांत का प्रवेश। अब चंद्रकांत, क्रांति के पिता आते हैं, चंद्रकांत बोलते हैं, चंद्रकांत दूर से, किसको बुखार है बेटा क्रांति? अरे इतनी देर हो गई, तुम अभी तक गांव नहीं गए, धूप हो जाएगी, उस पर घोड़े की सवारी, ना कुत्ते बने ना सीधे बैठते, बुखार कैसे हो गया बेटा? क्रांति, बाबूजी विनोद को रात बुखार हो गया, देह तवे की तरह गर्म है, डॉक्टर को बुलाना है, ऐसे में इसका जाना ठीक नहीं है। चंद्रकांत, हाँ है, विनोद कैसे जा सकता है? फीवर जंगल में आग की तरह उदंड है, अभी डॉक्टर को बुलाकर दिखाना होगा। मैं निश्चित कर लिया है, डॉक्टर भटनागर इस घर में कदम नहीं रख सकता, उसने प्रतिमा का केस खराब कर दिया था, बुखार उससे उतरता ही ना था, डॉक्टर गुप्ता ने आते ही उसका बुखार उतार दिया था, अब तो गुप्ता ही मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, गुप्ता को बुलाओ। सुखिया, ओ सुखिया, जा जरा डॉक्टर गुप्ता को बुला ला। क्रांति, डॉक्टर भटनागर में मेरा फेत कभी नहीं रहा बाबूजी, डॉक्टर नानक चंद को दिखाना ही ठीक है, ना जाने उनके हाथ में कैसा जादू है, मेरा तो दिन पर दिन होम्योपैथिक में विश्वास बढ़ता जा रहा है। अब चंद्रकांत कमरे में टहलते हुए, मेरे बच्चे तो पढ़ लिख कर भी ना समझ ही रहे, बिना अनुभव के समझदार आदमी और बच्चे में अंतर की क्या बात है? अरे होम्योपैथिक भी कोई इलाज है, गांठ बांध लो, कड़वी वेशन बिन पिए मिटे ना तन का ताप, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, कहते क्यों नहीं विनोद बेटा? तो आज इतना ही। ये कहानी जो है, नाटक जो है काफ़ी लंबा है, हो सकता है कि ये 3 या 4 पार्ट में ख़त्म हो, तो आज इतना ही, फिर कल के क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास 6 आप लोगों का SST में अभी लेसन 7 चल रहा है, इंडिया क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये टॉपिक अभी आप लोगों का चल रहा है, तो अभी उसी टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे की तरफ मैं लेकर चल रहा हूँ। इन प्रीवियस क्लास आई हैव टॉट अबाउट क्लाइमेट डाइवर्सिटी एंड टुडे टॉपिक आई शैल टॉट यू अबाउट इंडियन सीजन। आज मैं आप लोगों को इंडियन सीजन के बारे में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले इंडियन सीजन की बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि मेनली भारत में कितने सीजन होते हैं, पहले उसको समझते हैं। 4 मेजर सीजन आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया: विंटर, समर, रेनी एंड रिटर्निंग मानसून। देखिए, अगर बात किया जाए तो मेनली अगर बात की है तो विंटर, समर और आपके रेनी, इसके अलावा रिटरेटिंग मानसून यानी कि आते जाते बरसात जो होते रहते हैं, ये मेनली सीजन है। सबसे पहले बात करते हैं विंटर सीजन की। इन इंडिया विंटर बिगेन इन दिसंबर एंड लास्ट टिल फरवरी। अगर बात की है तो भारत में दिसंबर महीने से विंटर चालू हो जाता है और फरवरी तक रहता है। देखिए अब धीरे धीरे ठंडी बढ़ रही है। इन जनरल द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखा जाए तो तापमान जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ धीरे धीरे घटते जाता है। इन जनवरी पेनिनसुलर इंडिया इज क्वाइट वार्म। अगर बात की जाए जनवरी में तो जो पारदीपीय क्षेत्र हैं वहाँ के तापमान काफ़ी अच्छे रहते हैं, और नॉर्दर्न की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। वाइल इन द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री द मिनिमम टेम्परेचर में रीच 0 डिग्री और बिलो। और अगर बात किया जाए उत्तर का, इस क्षेत्र में हम लोग भी आते हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। ए हाई प्रेशर जोन बिल्ड्स अप ओवर नॉर्दर्न इंडियन बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। होता क्या है कि हाई प्रेशर जोन जो इधर उत्तर भारत है, इधर हाई प्रेशर जोन होता है, इस कारण से इधर का तापमान एकदम लो हो जाता है। वार्मर रीजन इन द साउथ है लो प्रेशर, और वार्मर रीजन जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हवा की प्रेशर काफ़ी कम होती है। दिस कॉज
कूल ड्राई वाइंड्स टू फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसलिए क्या होता है कि ठंडी हवाएं जो होती हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती हैं। सो विंटर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद ड्राई वेदर एंड चिली एरी ब्रीजेज। देखो इसलिए अगर हम कहा जाए तो विंटर जो है वो ठंडी, ठीक है। नॉर्दर्न इंडियन एक्सपेसिव मॉडरेट रेनफॉल इन विंटर। अगर बात की जाए उत्तरी क्षेत्र में तो यहाँ पे वर्षा ना के बराबर होती है, मॉडरेट होता है। द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन। और साउथ ईस्टर्न में बात करें तो ज़्यादातर वर्षा जो होती है वो इसी समय होती है। समर की बात करते हैं। इन इंडिया समर इज कैरेक्टराइज बाय हॉट ड्राई वेदर। समर जो है उसको हम लोग जानते हैं गर्मी के मौसम से। इट बिगेन इन मार्च एंड कंटिन्यू अप टू मई। इसकी शुरुआत मार्च से होती है और यह मई तक चलता है। समर कम्स टू द साउथर्न स्टेट फर्स्ट। अगर बात की जाए तो समर सबसे पहले दक्षिणी क्षेत्र में आता है बाई मई तक। नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया आर द हॉटेस्ट रीजन वेयर द मैक्सिमम टेम्परेचर राइजेज 45 डिग्री सेल्सियस। नॉर्दर्न की बात करें तो यहाँ पे तापमान जो है वो 45 डिग्री या 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। दीज रीजन आल्सो एक्सपीरियंस हॉट ड्राई एंड डस्टी वाइंड कॉल्ड लू। और इन क्षेत्रों में धूल भरी आंधी ये सब भी चलती है जिनको हम लोग लू के नाम से जानते हैं, जो जनरली समर सीजन में फ्लो करता है। विच ब्लो ड्यूरिंग द डे, जो दिन के मौसम में चलता है। ए लो प्रेशर जोन इज क्रिएटेड ओवर नॉर्दर्न इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर। होता क्या है कि लो प्रेशर जो होता है वह इस जोन में क्रिएटेड होता है हाई टेम्परेचर के कारण। दिस रिजल्ट लोकल स्टोम एक्कोमोडेटेड बाई सम रेन। इस कारण से इसमें तापमान और बढ़ते जाता है। मानसून, द मानसून और रेनी सीजन ब्रिंग्स इन जून एंड लास्ट टिल सितंबर। अगर बात की जाए मानसून और रेनी सीजन की तो जून से लेकर सितंबर महीने तक ये चलते हैं। बाय द एंड ऑफ मई प्रेशर ओवर नॉर्थ इंडियन बिकम्स लोअर ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। होता क्या है, मई के अंत तक इसके उत्तरी क्षेत्रों में प्रेशर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इस कारण से तापमान बढ़ जाता है। दिस कॉज एयर फ्रॉम हाई प्रेशर जोन ओवर द इंडियन ओशियन टू मूव टुवार्ड्स इंडियन एंड मॉनसून वाइंड्स। इस कारण से उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूरब की तरफ मूव करता है। इससे होता क्या है कि कॉज हेवी रेनफॉल इन इंडिया, तो जनरली भारत में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होते हैं। दिस मानसून हेवी रेनफॉल इज कॉल्ड, मानसून जब काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है तो उसे हम लोग मानसून रेनफॉल के भी नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन। भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में इसी समय वर्षा जो है वो रिसीव होती है। आज इतना ही, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। भाई इसी में रहेगा, किसी लगा तो मुँह उधर है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपके क्लास 6 में मैथ्स के लिए एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस टाइम 13.1 इसमें कंस्ट्रक्शन है। और कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आपको दे दें, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही सबसे बड़ी चीज़ है। जो आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन करने जाते हो, कहीं भी फिगर ड्रॉ करने जाते हो, तो उसमें जो मेन पॉइंट है वो है कि उसका इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होना चाहिए। तो ज्योमेट्री इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सेक्शंस ऑफ द मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री जो होता है वह मैथमेटिक्स का इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। और इंटरेस्टिंग टॉपिक का मतलब बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा मन लगता है, बच्चे उसको बहुत ध्यान से और इंटरेस्ट लगा करके बनाते हैं। वी स्टडी ज्योमेट्री एंड यूज इट्स प्रॉपर्टीज़ in the constructions of the accurate figure of the given data। यानी ज्योमेट्री जो होता है वह एक्यूरेट फिगर देता है। जो भी डाटा आपको दिया गया है, जो भी बुक में लिखा गया क्वेश्चन है, उसका एक्यूरेट मेजरमेंट करके, एक्यूरेट मतलब उसका प्रॉपर्टीज़ जान करके
आप फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो एक्यूरेट फिगर तभी ड्रॉ हो सकता है जब आपका इंटरेस्ट, जब आपका मन, जब आपका विचार इसको बनाने के लिए करेगा और इसको करने के लिए करेगा, तब आप कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में हम थोड़ा सा ये पॉइंट मैंने आपको दिया। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर यूजिंग ए रूलर, सेट स्क्वायर, कंपास एंड प्रोटेक्टर। इन सब का यूज करके आप अनेकों प्रकार के कंस्ट्रक्शन को कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में जहाँ तक बात है, जब तक आप इंस्ट्रूमेंट को जानेंगे नहीं, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेट अस कंसीडर्स ए लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। अगर कोई भी लाइन सेंटीमीटर, जैसे कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल का यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ कि यहाँ पर केवल स्केल से यूज करने से आपका कंप्लीट लाइन सेगमेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक डिवाइडर होता है, आप डिवाइडर देखे होंगे। उस डिवाइडर जिसमें पेंसिल नहीं लगाने का रहता है, उस डिवाइडर में आप उस डिवाइडर का यूज कैसे करते हो, जैसे एक पेंसिल है और उस पेंसिल को कंपास में हम लगा देते हैं और लगाने के बाद हम क्या करते हैं, स्केल पर उसका मेजरमेंट कर लेते हैं और मेजरमेंट करने के बाद लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, हम जिसमें एग्जैक्ट, उसमें कोई भी निगेटिव थिंकिंग नहीं होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिससे आपका वह क्वेश्चन गलत हो। आप डिवाइडर का यूज करते हैं तो डिवाइडर का यूज करते समय सबसे पहले कॉपी पर और स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने के लिए आप अंदाज से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और लाइन ड्रॉ करने के बाद अब स्केल का यूज कीजिए और डिवाइडर का यूज कीजिए। आप क्या कीजिए कि स्केल पर डिवाइडर को चिन्हित करके और इस पर रखिए, इस लाइन पर रखिए। अगर 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का अंकित कर दीजिए। यानी इस कंपास का भी यूज कर सकते हैं। कंपास को स्केल पर रख करके और 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लीजिए और जो लाइन ड्रॉ की है उसको कट कर लीजिए। तो मानते हैं कि यहाँ पर ए से लेकर बी तक हमारा 5 सेंटीमीटर पूरा हो रहा है। ये थोड़ा सा अधिक है तो इसको हम इरेज कर देंगे। जब इरेज कर देंगे तो मेरा ये ए बी जो हुआ वह लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो किसी भी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना है, ये आप फर्स्ट मेथड में सीखे। अब आइए, अब आपको एक और चीज़ हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स यूजिंग ए रूलर एंड पेंसिल। केवल पेंसिल और रूलर का यूज करके और आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस स्केल पर मेजरमेंट देखने आना चाहिए। इसमें का दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ द लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट एंड द राइट देयर मेजरमेंट। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है कि 2AB प्लस सी डी, यहाँ पर लिखा हुआ है 2AB प्लस सी डी। इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है 4.1 है, यहाँ पर 2 इंटू AB कितना है 4.1 है, और CD का मेजरमेंट कितना है 2.6 है, 2.6 है। देख रहे हैं। अब यहाँ पर AB जो है 2 टाइम्स यानी 4.1 इंटू 2,
अब प्लस सी डी कितना है 2.6 है, देख रहे हैं। अब इसमें कहता है कि इफ़ द मेजरमेंट ए बी इक्वल टू 4.1 और सी डी इक्वल 2.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट एंड राइट देयर मेजरमेंट। अब आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और कैसे करना है, तो कंडीशन में देख लीजिए 4.1 है, ए बी का 4.1 तो 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और सी डी क्या है 2.6 है, तो दोनों को अलग अलग ड्रॉ करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड कर दोगे, ड्रॉ करना होगा ऐसे, और ड्रॉ करने के बाद अगर ऐड कर दोगे तो आपका डबल लाइन सेगमेंट हो जाएगा। यानी इसको आप सॉल्व करके भी ड्रॉ कर सकते हो, जिससे 4.1 है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 2.6 को ऐड कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 4 2 जा 8 8.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 2.6 सेंटीमीटर दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जितना मेजरमेंट आएगा वैसा हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था आपका लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। अब सर्किल है, तो इस सर्किल के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। सर्किल में ड्रॉ करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रेडियस होता है, ठीक है। जैसे सर्किल है तो कोई भी सर्किल ड्रॉ कब करते हैं, जब रेडियस का मेजरमेंट आपको पता है। रेडियस का मेजरमेंट जैसे मान लो कि 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अपने कॉपी पर कंपास को लेते हैं, पेंसिल को सेट करते हैं और स्केल पर 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेकर के सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। सेंटर एक ही होगा और सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये सर्किल जब ड्रॉ हो जाएगा तो सेंटर एक ही होगा, और सेंटर से ये जो रेडियस होता है वो कितना सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये चिन्हित करके हम बता देंगे कि कितना सेंटीमीटर का रेडियस है। तो सर्किल में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर डायमीटर दिया हो तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, अगर डायमीटर दिया है तो उसको डायमीटर बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि डायमीटर जो होता है वह 2 रेडियस होता है। यानी डायमीटर क्या होता है, 2 रेडियस होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2। अगर डायमीटर जितना दिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो रेडियस का वैल्यू हो जाएगा। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको डायमीटर दिया है तो डायमीटर को हम डायमीटर बाई 2 कर देते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो रेडियस निकल जाता है, और जितना रेडियस निकलता है तो उतना हम सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे रहे हैं, इसमें दिया हुआ है 6.8 सेंटीमीटर, लिया हुआ है डायमीटर इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर, क्लियर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6.8 सेंटीमीटर बाई 2, कट कर देंगे तो हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर। यानी 3.4 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे और सर्किल को ड्रॉ कर देंगे। कंपास लेंगे, कंपास को जो पेंसिल लगा हो उसमें स्केल पर रखेंगे, स्केल पर रखेंगे 3.4 सेंटीमीटर होगा, और 3.4 सेंटीमीटर का लेकर हम सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था आज का चैप्टर 13.1, जिसमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना था, सर्किल ड्रॉ करना था, है ना। तो ये आप बनाइए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बताया जाएगा जो कंस्ट्रक्शन में ही है। ठीक है, थैंक यू।